हेलो गाइस, तो आज हम लोग अपनी ट्रेनिंग मैथोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 131 क्वेश्चन तक से स्टार्ट करते हैं। 130 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 131 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। जो हम लोग कोई कोर्स चलाते हैं तो उसके एंड में जो लिया जाता है उसका क्या यूज होता है, क्यों कोर्स का फीडबैक लिया जाता है। तो कोर्स का फीडबैक क्यों लिया जाता है, जिससे ये हो सके डिटरमाइन इफ स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग एंड चेक इफ लर्निंग एनवायरनमेंट इन टीचर वर्क कंडेसिव। मतलब हम ये चेक कर सकें कि जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है या हमने जो बना रखा है माहौल पढ़ाई का, वो क्या सही है और स्टूडेंट उस पढ़ाई से सेटिस्फाइड तो है, उस ट्रेनिंग से खुश हैं, उनको जो चाहिए वो मिल तो रहा है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग कोर्स का फीडबैक लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which classroom arrangement is most effective when a class is being taught in lecture mode? There is independent work expected. मतलब हम लोग क्लास के अंदर कैसे बिठाएं, क्लास का जो अरेंजमेंट है वो कैसे रखें जब क्लास का लेक्चर मोड में कंडक्ट करनी है। मतलब हर एक बच्चे का इंडिपेंडेंट वर्क है, मतलब हर एक बच्चे को अपना अपना काम करना है। तो वो लेक्चर मोड जहाँ पर एक पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर है जो सिखाएगा और हर बच्चा अपना अपना काम करेगा, तो वहाँ पे कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा रहता है क्लास के अंदर, तो वो होता है रो एंड कॉलम। 4th नंबर ऑप्शन। जो नॉर्मल हम क्लासरूम्स में बैठते हैं ना कि एक एक लाइन में इस तरह, तो ये रो और कॉलम के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट के लिए सही रहता है कि बच्चा अपना अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए काउंसलर टू नो एज ए इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। अगर हमें कोई काउंसलर है, उसको किसी की काउंसलिंग करनी है, मतलब उसका प्रॉब्लम या उसका सजेशन या उसको गाइड करना है, तो उसको उससे पहले किससे मिलना चाहिए, किससे मिलने पे उसका सही रह सकता है। तो उसको किससे मिलना चाहिए, इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। मतलब उसको किसके इंटरव्यू कर लेना चाहिए, पहले पेरेंट्स और फ्रेंड्स से। हम अगर पेरेंट्स और फ्रेंड्स से मिलेंगे तो जिसका इंटरव्यू करना उसके बारे में सबसे बेस्ट जान पाएंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान पाएंगे, तो हम उसको सही गाइड और अच्छे से गाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द 4 स्टेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। एक काउंसलिंग प्रोसेस की 4 स्टेज कौन कौन सी होती है। तो देखो, काउंसलिंग स्टेज की 4 प्रोसेस कौन सी होती है। पहली होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। मतलब आपको अगर किसी की काउंसलिंग करनी है तो पहले आपको और उसको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, जिससे वो आप पे ट्रस्ट कर सके और आपकी बात को समझ सके। चाहे आप स्टूडेंट टीचर का बनाओ, चाहे फ्रेंड का बनाओ, मगर उसको आपको एक अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। फिर मेकिंग एन असेसमेंट, उसका एक असेसमेंट करना, मतलब उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिससे उसके माइंड को रीड कर सके, उसके माइंड से उसके बारे में वो क्या सोचता है वैसे क्वेश्चंस पूछकर और उसके माइंड को रीड कर पाएँ। तो ऐसे उसका असेसमेंट लेना, मूल्यांकन करना। एंड फिर उसके लिए गोल बनाना कि भाई तुम्हें ये चीज़ को अचीव करने के लिए अचीव करनी चाहिए, तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए, तो उसके लिए एक इस्टेब्लिश उसके लिए गोल बना देना कि तुम्हें इस पे काम करना है। और उस काम को करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना कि चलो ये काम करना है, तो तुम्हें एक एक्शन प्लान बनाना कि इस काम को करने के लिए तुम्हें इस तरह ये प्रोसेस करके और काम करना है। परफॉर्म करने के लिए तुम्हें इतने, जैसे अगर पढ़ाई में टॉप करना है उसके लिए गोल बना दिया कि तुम्हें क्लास का टॉप करना है तो तुम्हें इतनी देर पढ़ाई करना है, इस तरीके से पढ़ाई करना है, इस तरह उसको काउंसलिंग प्रोसेस करना है। या जॉब लगना है तो तुम्हें जॉब लगने से पहले इस तरह अच्छे से ये स्किल सीखनी है और उस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें इतना प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो ये होती है काउंसलिंग की 4 प्रोसेस। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। पहले आप रिलेशनशिप बनाओगे जिसकी आपको काउंसलिंग करनी है, फिर उसका असेसमेंट लोगे, फिर उसके लिए गोल डिसाइड करोगे और उस गोल को कैसे अचीव करना उसके लिए एक प्लान बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं एक उद्यम के, एक बिजनेस लगाते हैं उसके। तो इससे क्या होता है, इट रिजल्ट इन सर्टन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग क्रिएटिविटी इनटू मार्केट प्लेस। मतलब मार्केट के अंदर नई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, नई संस्था, नई संगठन, नई कंपनी आएगी और नया जैसे जितनी कंपनी आएगी ना उतना ही नई क्रिएटिविटी मार्केट में आएगी। इट लीड टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड लिविंग एंड हेल्प डेवलप द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। और इससे क्या होगा, लोगों का रहन सहन का स्तर भी सुधरेगा और हमारी जो कंट्री है उसका इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जितनी कंपनी इन्वॉल्व होगी, जितनी कंपनी बढ़ेगी उतनी हमारी अर्थव्यवस्था देश की बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही। तो इसका सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
माइक्रो यूनिट डेवलप एंड रिफाइनमेंट एजेंसी मुद्रा गिव्स लोन अप टू ए सम ऑफ, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके अंदर जो लोन दिया जाता है वो लोन कितने तक का दिया जाता है? तो देखो वो लोन दिया जाता है 10,000 से लेके 10 लाख तक का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर जो हमको लोन दिया जाता है वो 10,000 से 10 लाख का दिया जाता है। अब एक्चुअली है क्या, ये 8 अप्रैल 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना चालू की गई थी, जिसका टारगेट था कि जो छोटे बिजनेस होते हैं या छोटे जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको डेवलप करने के लिए ये मुद्रा योजना चालू की गई थी। तो इसमें वो क्या करते हैं, PMMY के अंदर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर वो 3 यूनिट्स में बांट देते हैं। 3 यूनिट्स में मतलब इसका देखते हैं, एक होता है शिशु, जो इसमें बिजनेस होते हैं उनको इन 3 यूनिट्स में बांट कर और फिर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा होता है किशोर और तीसरा होता है तरुण। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं याद होता है तो बस जस्ट आपको ध्यान रहना चाहिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। तो शिशु, किशोर और तरुण, 3 चीज़ों में ये बिजनेस को कैलकुलेट करते हैं। शिशु में उस बिजनेस की ग्रोथ देखी जाती है कि बिजनेस आपका कितना बढ़ रहा है। किशोर में उस बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हैं कि आपने और क्या क्या नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। और तरुण में देखा जाता है कि आपने फंडिंग कितनी करी है। जो फंडिंग देखी जाती है वो आपके तरुण के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। तो इन 3 यूनिट्स के, इन 3 प्रोडक्ट्स के अंदर, शिशु, किशोर और तरुण के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कैलकुलेट किया जाता है। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू की गई थी और इसमें जो लोन दिया जाता है वो 10,000 से लेके 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द डोमेन ऑफ ICT? ICT के अंदर कौन सी चीज़ें आएगी? तो देखो ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी का आ जाएगा। तो इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होगी वो तो ICT के अंदर आएगी। तो देखो रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीज़ें ICT के अंदर आती है। इसके साथ में वेब, जो हम लोग इंटरनेट यूज करने के लिए यूज करते हैं, तो वेब, ये सारी चीज़ें किस में आती है? ICT में। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ दीज। ICT की फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया टेक्नोलॉजी। और इनमें ये क्या चीज़ें आती है? सारी चीज़ें आती है, रेडियो, टीवी हो गया, इंटरनेट, मोबाइल, वेब। तो इनका आंसर होगा थर्ड, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। When the learner are virtual and can't access e-learning at the same time they are said to be। अगर कोई लर्नर है वो क्या है? वर्चुअल है, मतलब आपका इंटरनेट के द्वारा, मतलब आप टीचर कहीं और है और स्टूडेंट कहीं और से क्लास ले रहा है, ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहा है, तो वो क्या ई-लर्निंग की क्लास है वो सेम टाइम पे नहीं लेके पा रहा है, सेम टाइम पे नहीं ले रहा है, तो उसको कौन सी क्लास कहेंगे? मतलब उसको क्या कहा जाएगा? तो ऐसे को कहा जाएगा असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में क्या होता है कि रियल टाइम स्टूडेंट और टीचर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते हैं। मतलब जिस टाइम टीचर ले रहा है उस टाइम जरूरी नहीं है आपका स्टूडेंट कांटेक्ट में ही हो, रियल टाइम कांटेक्ट उनमें नहीं होता। और सिंक्रोनस में ये चीज़ होती है कि वो रियल टाइम कांटेक्ट में होते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि कांट एक्सेस द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा असिंक्रोनस, जिससे टीचर और स्टूडेंट सेम टाइम पर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड ऑफ NSQF। NSQF का विस्तार रूप क्या होगा? इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए जो हमारे स्किल का डेवलपमेंट करता है उसके द्वारा बनाया गया। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये फुल फॉर्म तो आप अच्छे से याद कर लेना, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the main difference between vocational education and vocational training? वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो दोनों ही चीज़ें हैं तो मोर प्रैक्टिकल, एक एकेडमिक नॉलेज से ज़्यादा ये मोर प्रैक्टिकल होती है, मगर इसमें ये चीज़ मेन होती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर फोकस्ड ऑन जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट, मतलब जॉब ओरिएंटेड कि आप इसको करने के बाद आप जॉब पे जा सको और इस तरह आपका स्किल को डेवलपमेंट किया जाता है कि इसके बाद में आप सीधी जॉब करने जा सको और जॉब कर सको। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट, जॉब के अनुसार आपकी स्किल को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यूज्ड टू
एडोसलेंट एज टू, एडोसलेंट एज मतलब जो किशोर उम्र में आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो वो देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे ही बच्चा बड़ा होना लगता है अपनी बचपन की आदतों को मैच्योर आदतों में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो अपनी आदतों को थोड़ी एडल्ट बनाने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, अडेप्ट एंड एडजस्ट चाइल्डहुड बिहेवियर, अपने बचपन के स्वभाव को एडल्ट स्टैंडर्ड में बदलने की कोशिश करता है, वो अडेप्ट करना या एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो 141 का 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर का क्या इसमें से एग्जाम्पल नहीं है, मतलब जो चीज़ें हम लोग व्यवहार के द्वारा सीखते हैं वो नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें। तो देखो अगर नेक्स्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा जो घोंसला बनाना है वो सीखा जाता है, तब वो अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। स्विमिंग इन फिश, मछलियां हैं वो पानी में तैरना सीखती अपने से बड़ी मछली के द्वारा, तो वो उस तरह तैरती। हाइबरनेशन, जो भालू वगैरह होते हैं बहुत सर्दी होती है तो अपने डैन के अंदर काफ़ी टाइम के लिए हाइबरनेटिंग हो जाते हैं। मगर वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, ये आपकी कोई सीखा नहीं जाता, ये लर्न बिहेवियर नहीं है, मतलब एक सीखने का तरीका नहीं है, ये आपका दूसरा बिहेवियर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके जब अच्छा खाना देखते हो तो मुंह में पानी आ जाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लर्न बिहेवियर में नहीं है, सीखा नहीं जाता, तो इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज a principle of learning which increase the student awareness their own progress and motivation them to improve continuously। मतलब ये क्या होता है कि एक ये प्रिंसिपल है जिसके अंदर इंक्रीज द स्टूडेंट अवेयरनेस, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स की अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और उनको मोटिवेशन करते हैं कि वो इस काम को और कंटिन्यूसली करते रहें, तो उससे उनका डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, तो ऐसा को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि आप अपना रचनात्मक मूल्यांकन करते हो कि आपने और क्या नई नई क्रिएटिविटी करी है, और बच्चे को जब आप इस चीज़ के लिए अवेयर करोगे तो बच्चा और ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ दिस टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। इसमें से कौन सा स्पेसिफिक और मेजरेबल होता है। विच ऑफ टू मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, मतलब इसमें से आप नाप किसको सकते हो या किसको मेजर कर सकते हो। तो नाप या मेजर किसको कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। हम किसी चीज़ को किसी मकसद के लिए लर्न करते हैं, तो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक भी बना सकते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है तो हमें तो इसी के लिए काम करना है। और मेजरेबल भी होता है कि अभी तक हम हमारे ऑब्जेक्टिव से 4 कदम पीछे हैं, अब हमारे ऑब्जेक्टिव के लगभग पास पहुंच गया और हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। तो शिक्षण के जो मकसद होते हैं वो हमारा स्पेसिफिक और मेजरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यू कंसिडर वाइल डूइंग सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्या मतलब सिलेबस को एनालिसिस करना रहता है तो हम किस चीज़ पे विचार करते हैं, सिलेबस एनालिसिस का क्या फ़ायदा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सिलेबस कंसीडर हाउ टू टॉपिक द कोर्स फिट टुगेदर। सिलेबस को जो एनालिसिस किया जाता है उसमें ये कंसीडर किया जाता है कि किसी भी टॉपिक के अंदर वो कोर्स फिट हो रहा है। जैसे हमारे CITS का सिलेबस बना है, तो CITS का जैसे ट्रेनिंग मैथोलॉजी का सिलेबस बना है, तो इसका टारगेट क्या होगा कि हमारा जितने भी टॉपिक्स डाले हैं ना, क्या वो हमारे कोर्स में फिट तो हो रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम के साथ में टच तो हो रहे हैं। जैसे हमें टीचिंग एबिलिटी सीखनी है तो हम लोग जो डाल रहे हैं पाठ, वो क्या हमारे को टीचिंग प्रैक्टिस के लिए काम के हैं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उन सब चीज़ों में फिट हो रहे हैं, उससे ये चीज़ें सीखी तो जा रही है, तो ये चीज़ें देखी जाती है। तो सिलेबस एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है जिससे हम कंसीडर कर सके कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पाठ्यक्रम के साथ में फिट तो हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल फॉर द स्टेट क्वेश्चंस डिफाइन पंचायत। जो ये ब्लूम्स लेवल को पहचाना है, ब्लूम्स लेवल है वहाँ पर कहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछता है या पंचायत रखता है, तो आइडेंटिफाई करना है। तो ये होता है आपके कंप्रेशन पे, कंपेरिजन जहाँ आपकी समझ होगी वहाँ पे आप उसको क्वेश्चंस करोगे। सॉरी हमारे को यहाँ पर पूछा है कि आपका जो ब्लूम्स का लेवल है वो क्वेश्चंस पूछना है। तो स्टेटेड क्वेश्चंस के लिए अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपको कितना नॉलेज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉलेज। फर्स्ट ऑप्शन इसका आपके सही होगा कि हम लोग नॉलेज के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसका आंसर नॉलेज है। थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना, ब्लूम्स लेवल का स्टेटेड क्वेश्चन क्या है, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग ए लेसन प्लान। लेसन प्लान को बनाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो देखो, लेसन प्लान को बनाने से क्या होगा, हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी। किस एक्टिविटी पे, जैसे हमारा जो टॉपिक है तो उसमें जो जो एक्टिविटी होगी उस पर कितना टाइम देना है, उस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें हमें लेसन प्लान से पता लग जाती है। बिल्कुल सही है। नाउ लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स कैसे सीखेंगे, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, उसकी सेक्शन शैली जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी नाउ लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। तो लेसन प्लान को करने से क्या फ़ायदे होते हैं? ये दोनों ही फ़ायदे होते हैं। तो इसका हो जाएगा बोथ हेल्प प्लान स्पेंड टाइम एक्टिविटी नाउ लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हम लोग इसमें स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल को भी जान जाएंगे और किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है ये भी हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मेथड्स आस्क स्टूडेंट टू कम टू क्लास आफ्टर रीडिंग और प्रिपेयरिंग। ऐसे क्लासरूम जिसमें हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपको पढ़ के और प्रिपेयर करके आना है, तो ऐसी क्लास को क्या कहा जाता है? ऐसी क्लास को कहा जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम। ऐसी क्लास को बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को पहले ही आप देते हैं कि आपको ये पढ़ के और प्रिपेयर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस वॉज डेवलप्ड बाय। जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? डेल के द्वारा। डेल के द्वारा कॉन ऑफ एक्सपीरियंस को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कार रिपेयर वर्कशॉप विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द फ्लो ऑफ वर्क। जो हम लोग कार मरम्मत का काम कर रहे हैं तो ये जो फ्लो ऑफ वर्क को कि क्या क्या मरम्मत की है तो वो किस में बताएगा? तो देखो, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होंगे तो वो क्या बताएगा? ऑपरेशन सीट, कि कौन सा काम पहले हुआ उसके बाद कौन सा काम हुआ, तो ये किसके द्वारा बताया जाएगा? ऑपरेशन सीट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट कैन बी यूज टू। प्री और पोस्ट जॉब चेक सीट को हम लोग प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट कैन बी यूज टू। प्री और पोस्ट जॉब चेक को कैसे यूज किया जाता है? प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट का हम लोग क्या यूज होता है? तो ये क्या होता है? गेट स्टार्ट इन अ डे एंड असेस क्वालिटी फॉर ऑफ वर्क डन। मतलब हम लोग जो जॉब चेक सीट होती है ना, ये इसलिए होती है कि किसी को जब काम असाइन करते हैं तो वापस चेक किया जाता है कि आपने ये काम डन कर लिया। जो जो काम डन हो जाते हैं उन पर राइट टिक लग जाता है। तो ये जब वर्क एंडिंग डे होता है या डे का एंडिंग होता है या 4 o'clock, मतलब एक कुछ फिक्स टाइम डिसाइड कर दिया जाता है, तब जाके चेक किया जाता है कि आपका ये काम डन हुआ नहीं हुआ, किस तरह किया है। तो ये होता है कि शुरुआत करने के बाद किए गए काम, कैसा काम किया, उसकी क्वालिटी का वर्क क्वालिटी के लिए डन करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड हैव। एक अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से होते हैं? तो ऐसे जिनका 3 से 5 ऑप्शंस होते हैं उनमें, और उनमें गुड डिस्ट्रक्टर्स होते हो, मतलब अच्छे से वो अलग अलग डिफाइन कर सके या अलग अलग, मतलब आप उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, वो गुड डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो 3 से 5 ऑप्शन रिजनेबल रेंज में होंगे और वो गुड डिस्ट्रक्टर होंगे, मतलब अलग अलग भी डिफाइन कर सके इजीली उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू क्रिप्ट देयर आर 4 लेवल ऑफ इवोल्यूशन। किसी इवोल्यूशन के 4 लेवल बताए गए हैं क्रिप्ट के अनुसार। तो इसमें वो ऑफ दिस फोकस ऑन नॉलेज पे, स्किल पे, एटीट्यूड चेंज पे मूल्यांकन करता है। नॉलेज पे, आपके स्किल पे और एटीट्यूड पे करता है। तो चौथा किस पे करता है, मतलब वो चौथा किस पे इवोल्यूशन किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है आपके लर्निंग के ऊपर, आपके लर्निंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये क्या बोला, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये बोल रहा है कि जो आपको इवोल्यूशन किया जाएगा क्रिप्ट के द्वारा, तो वो किस तरह इवोल्यूशन किया जाएगा? नॉलेज, आपका नॉलेज देखा जाएगा, आप में स्किल देखी जाएगी, आपको उस काम को लेके एटीट्यूड कैसा है, मतलब आप ऐसा अपना एटीट्यूड रख रहे हो काम को करने के लिए, और आपने सीखा क्या है, आपके पास उसको चीज़ को लेके लर्न कितना किया गया है, ये चारों चीज़ें आपकी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं ये गुड टेस्ट के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। तो इफ अफेक्ट बोथ वैलिडिटी एंड टेस्ट स्कोर, तो ये किसको अफेक्ट करते हैं? वैलिडिटी को और टेस्ट के स्कोर को। तो ये किसको, आपके वैलिडिटी तो चेक करते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को भी स्कोर करते हैं। रिलायबिलिटी कैसे? जैसे इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को एक अच्छा टेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें या तो जितने क्वेश्चंस
हुए उनका या तो एकदम एग्जैक्ट आंसर्स होंगे, और जितने क्वेश्चन आपने सही किए उसी अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे या उसी अनुसार आपके रिजल्ट रहेगा। थ्योरेटिकल में क्या होता है कि अपन ने किसी ने अच्छा लिखा तो राइटिंग के हिसाब से थोड़े मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, या किसी ने लिखने में कोई प्रॉब्लम कर दी है तो उसके कारण मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है कि आपने 10 क्वेश्चन सही किए तो आपको 10 नंबर आएंगे, उसमें आपकी कोई बाकी डिफरेंस लैंग्वेज का या फिर आपके राइटिंग का इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ए क्लास नीड ग्रुप वर्क। हम लोग को अगर क्लास में ग्रुप पे वर्क करना है, देखो पहले हमने देखा था कि हर एक जो स्टूडेंट्स है उसका इंडिविजुअल वर्क है, तो हमने उसका माना था कि रो और कॉलम के थ्रू उसका जो अरेंजमेंट रहेगा वो सही अरेंजमेंट माना जाता है। मगर यहाँ पर अब क्या है कि इन सारे स्टूडेंट्स का एक साथ में काम है, अगर इनको एक ग्रुप की तरह काम करना है तो इनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, इनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए क्लास में, तो इनका अरेंजमेंट होना चाहिए क्लस्टर रूप में, मतलब मिक्स करके बैठाना चाहिए जिससे वो एक ग्रुप में अच्छे से वर्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काउंसलर कैन नॉट, एक काउंसलर को क्या नहीं करना चाहिए, काउंसलर क्या नहीं कर सकता है। तो देखो, एक्सप्रेस इज व्यू टू काउंसलिंग के मतलब जो उसके पास काउंसलिंग करवाने आया है उसके प्रति अपने विचार व्यक्त करना, तो बिल्कुल वो तो विचार व्यक्त करेगा तभी उसे सजेस्ट कर पाएगा। तो फिर नेक्स्ट है कि मेक डिसीजन फॉर द काउंसलिंग, डिसीजन नहीं ले सकता, वो किसी भी काउंसलिंग करवाने आया हुआ है काउंसलिंग के प्रति अपना डिसीजन नहीं ले सकता, वो उसको सजेस्ट कर सकता है मगर डिसीजन लेने का हक उसका नहीं होता है। उसको सेटअप गोल्स टू काउंसिल, उसके लिए गोल सेट कर सकता है, उसको एक्सप्रेस बता सकता है कि आपको कैसे अपने काम को करना है, मगर उसके लिए उसको डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, डिसीजंस उस पर छोड़ने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a learner after completing her study keep updating himself through concerted effort he is। जब एक शिक्षार्थी मतलब एक जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है, शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद भी वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए या अपने एफर्ट लगाता रहता है, वो नई नई चीज़ें सीखना चाहता रहता है, तो उनके लिए प्रयास करता रहता है, मेहनत करता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर। मतलब ऐसा जो लंबे समय मतलब अपनी लाइफ टाइम में सीखना चाहता रहता है, आगे से आगे सीखना चाहता है, तो उसको बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस 3 नेशनल बोर्ड इज ओपन। 3 नेशनल बोर्ड ओपन है, तो इनमें से ऐसा कौन सा, ओपन बोर्ड मतलब जहाँ पर हम लोग अपने घर बैठे हुए एजुकेशन कर सकते हैं, आपको रेगुलर क्लासेस वगैरह नहीं लेनी पड़ती है, तो इनमें से ऐसी कौन सी है, तो इसमें से होगा NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। हमारी ओपन स्कूलिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, और इसको नवंबर 1989 के अंदर बनाया गया था। काफ़ी पुरानी है और काफ़ी, इसके साथ में काफ़ी कोर्सेज आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन द बैंक टेक इनटू अकाउंट वाइल लेंडिंग। तब जब आपका कोई बैंक है वो किसी को लोन दे रहा है तो वो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखता है, लेंडिंग मतलब उधार दे रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखता है, ऑब्वियसली सेफ्टी का ध्यान रखेगा, लिक्विडिटी कितना नगद दे रहे हैं, किस पर्पज से दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों का बैंक ध्यान रखता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो स्टैंड अप इंडिया मिशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो SC और ST के लोग हैं या जो वुमेन है माइनॉरिटी के अंदर, उन लोगों की मदद करना, उन लोगों की हेल्प करना और उनको थोड़ा सा अपर लेवल में लेके आना या उनका लाइवलीहुड को सुधारने के लिए ये कोर्स मतलब ये अपना स्कीम चल रहा है, जिसके अंदर SC ST और वुमेन जो माइनॉरिटीज़ में उनकी हेल्प करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4P ऑफ मार्केटिंग विच वन डील विद द हैविंग ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ऑफरिंग। जो मार्केटिंग के 4P होते हैं, मार्केटिंग के जो 4P हैं उसके अंदर से
कौन ऐसा जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर बताता है कि आप क्या चीज़ पेश कर रहे हो। तो उनमें से वो क्लियर क्या चीज़ बताता है? प्रोडक्ट। आप क्या प्रोडक्ट पेश कर रहे हो। ये 4 P कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग के? प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। चारों चीज़ें मार्केटिंग की होती है, मगर क्या चीज़ आप पेश कर रहे हो वो क्लियर पता पड़ता है प्रोडक्ट के अंदर कि आप क्या चीज़ कस्टमर को दे रहे हो। प्लेस से बताता है आपको किस जगह अपना बिजनेस लगाना है। प्राइस बताता है कि आपको कितने में अपने चीज़ों को बेचना है। प्रमोशन विज्ञापन का तरीका कि किस किस से आप मार्केट में लोगों को बता सकोगे आपके पास क्या प्रोडक्ट है। मगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ बेच रहे हो वो किससे बताई जाती है? प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव इन द ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजिंग ऑफ। जो ऑनलाइन मटेरियल होते हैं वो क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करके, मतलब हम लोग किन चीज़ों को इंक्लूड करके और ऑनलाइन का मार्केटिंग या ऑनलाइन मटेरियल बनाया जा सकता है। तो इन ऑनलाइन मटेरियल बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत रहती है? ऑडियो और वीडियो की, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों पहुँचेगा तभी सामने वाले को चीज़ समझ आएगी, आपकी आवाज़ भी और आपको जिस चीज़ का प्रोडक्शन या प्रमोशंस करना है वो उसका वीडियो या फोटो, ये सब चीज़ें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd। तो गाइस इसके साथ में हमारे लेवल 1 के POT ट्रेनिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि ये नहीं समझ आया है, और ये क्वेश्चन याद कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि लेवल 2 के आपको कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे। मे बी आपके PDFs में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो वो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।